नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, अपनी स्टडी ठीक से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज दिनांक 29 जुलाई 2026 को प्राइम एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, बिना आपका समय खराब किए सीधे चलते हैं आज की इंपॉर्टेंट न्यूज पे। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में जो सारनाथ को शामिल किया था उसके बारे में हमने विस्तार से जो है कल और परसों वाली क्लास में पढ़ लिया था। एक चीज छूट गई थी, वो ये कि ये इंडिया का कौन से नंबर का विश्व विरासत स्थल है। तो आपको याद रखना है, ये 45वां है। ठीक है, अब आपको एक होमवर्क दे देता हूँ। राइट, क्या है आपका होमवर्क? आपका होमवर्क ये है कि आपको बताना है कमेंट में कि राजस्थान में कुल कितनी विश्व धरोहर स्थल है, या कुल कितने विश्व धरोहर स्थल है। ठीक है, पहली बात। थोड़ा हिंट कर देता हूं आपको। 6 तो किले हैं इसमें राजस्थान के, 2 जो है जयपुर से संबंधित है, और हमारी जो सबसे पहली विश्व धरोहर स्थल केवलादेव, जो कि कहां पे, भरतपुर में है। राइट, तो अब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है ना। तो बाकी चीजें हमने पढ़ ली थी सारनाथ के बारे में। जो बात हमें अच्छे से और याद रखनी है वो है 45वां स्थल जो है इंडिया का बन गया है। राइट, इस तरह का सवाल जो है आरपीएससी कई बार पूछ लेती है। चलिए आगे जो है, नासा का एक मिशन है। नासा आपको पता है क्या है? अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है, जिसके बारे में हम बहुत बार बात कर चुके हैं। क्या है? अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी। इसने एक नया मिशन लॉन्च किया है। ठीक है, एक्सिस मिशन। क्या करेगा ये? जो ग्रह है, यानी कि हमारे ग्रह कौन से, पृथ्वी हो गया, ठीक है, इसी प्रकार से आपका बुध हो गया, शनि हो गया, ठीक है, मंगल हो गया, इन सब ग्रहों की रिंग्स है। यानी कि जैसे मान लीजिए ये ग्रह है, इस ग्रह की रिंग हो गई है। इस रिंग में जाके एआई से लेस जो रोबोट है, यहां से कणों के नमूने लेगा। क्या लेगा? कणों के नमूने। क्या करेगा उससे? इन ग्रहों के बारे में ग्रहों के बारे में समझने में क्या मिलेगी? मदद मिलेगी। राइट, तो ये करने वाला है इस मिशन के माध्यम से। तो आपको सिंपल सबसे पहली चीज ये याद रखनी है कि प्रेक्सिस क्या है, नासा का एक मिशन है, और ये नासा के फ्यूचर की जो टेक्नोलॉजी है, आने वाले टाइम में किस तरह काम करना है नासा को, उसके बारे में भी एक इंडिकेशन दिखाता है। अगली जो न्यूज है वो वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप से है। ठीक है, विश्व शूटिंग वर्ल्ड कप किसका? पेरा का। पेरा के बारे में हमने बात करी थी, और इसमें जो राहुल शर्मा है, जो कि राजस्थान के रहने वाले हैं, इन्होंने क्या इसमें गोल्ड जीत लिया। बड़ा अचीवमेंट है, राजस्थान से जुड़े हुए खिलाड़ी है, और सवाल पूछा जा सकता है ना। स्पोर्ट्स बेसिकली थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन क्या करें, कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर्स में इस स्पोर्ट्स से जुड़े हुए 2 से 3 सवाल लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो अपने को पढ़ना ही पड़ेगा। आगे देखिए, अनाथ सिंह के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। इंडियन स्क्वैश खिलाड़ी है, ठीक है, और इन्होंने एक बहुत बड़ी जो अचीवमेंट है वो हासिल कर ली है। क्या है? देखिए, जूनियर वर्ल्ड कप चल रहा था स्क्वैश का, और इस जूनियर वर्ल्ड कप में पिछले 16 साल से एक ही देश के प्लेयर जीत रहे थे, वो था इजिप्ट, यानी कि मिस्र। और ये 16 सालों का रिकॉर्ड तोड़ के इस साल का जो वर्ल्ड कप का गोल्ड है, यानी कि वर्ल्ड कप जीत लिया है किसने? अनाहत सिंह ने। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप सोच के देखिए, नंबर 2 प्लेयर को हराया है इन्होंने, और इनकी रैंकिंग है 20 वैश्विक। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप मान के चलिए, आने वाले 4-5 महीने में जो भी एग्जाम होने हैं उनमें 10 आउट ऑफ 10 इसको मैं दूंगा, इसके चांसेस है एग्जाम में पूछे जाने के। तो अनाथ सिंह के बारे में आपको इसका नाम याद रखना। एक और इम्पोर्टेंट बात, इनकी जो कोच है, यानी कि भारतीय टीम की जो कोच है, सुरभि मिश्रा जयपुर की है। सुरभि मिश्रा कहाँ की है? जयपुर की है। ये भी आपको याद रखना है। पहली चीज की है कि अनाथ सिंह ने जूनियर स्क्वैश वर्ल्ड कप जीत लिया है। 16 सालों तक इस वर्ल्ड कप को लगातार इजिप्ट जीत रहा था, और इस बार इंडिया ने जीता, और इंडिया की इस जीत में अनाथ सिंह का सबसे बड़ा योगदान है। उधर इस भारतीय स्क्वैश टीम की कोच कौन थी? सुरभि मिश्रा, जो कि जयपुर के रहने वाले। इनके बारे में हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा था, आपको याद आ रहा होगा। चलिए अगली न्यूज पे। अगली न्यूज क्या कहती है?
देखिए आपको पता है नीट का पेपर लीक हुआ, इस पेपर लीक के बाद में नीट दोबारा करवा दी गई, री नीट, ठीक है। इसके बाद सीजेपी जो कोकरोच जनता पार्टी नाम का एक सोशल मीडिया अकाउंट और फिर उसके बाद में उसके फॉलोअर्स बढ़े, देन वो जो अभिजीत दीपके हैं वो इंडिया में आता है और इंडिया में आके जंतर मंतर पे आंदोलन शुरू करता है। इस आंदोलन से और बाकी लोग भी जुड़ते हैं और साथ में जुड़ते हैं लद्दाख के सोनम वांगचुक, वो भूख हड़ताल करते हैं। इस हिसाब से फिर जाके आगे के घटनाक्रम आपको पता ही है, पुलिस सोनम वांगचुक को जब उनको 26-27 दिन हो जाते हैं लेके जाती है, उनको ड्रिप वगैरह चढ़ाई जाती है क्योंकि उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो रही थी। और उसके बाद में ये आंदोलन थोड़ा तीव्र हो जाता है। उसके बाद सरकार जो इस्तीफा लेती है, ठीक है, किसका देते हैं बेसिकली, तो सरकार की गाइडेंस पे ही होता है, धर्मेंद्र प्रधान का। कौन थे? एजुकेशन मिनिस्टर थे इंडिया के। उसके बाद नए एजुकेशन मिनिस्टर किसको, जो पहले से ही मंत्री है प्रहलाद जोशी, उनको एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया गया। एक चीज तो ये हो गई। उसके बाद मोदी जी खुद जैन जी की स्टाइल में सोशल मीडिया पे आते हैं, स्पेशली इंस्टाग्राम पे आके एक रील बनाते हैं और वो रील वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ देती है। उसको लगभग 34 करोड़ लोगों ने देखा और उस रील में उन्होंने घोषणा करी, उन्होंने बोला कि हम और ज्यादा सख्त कदम उठाएंगे, हम इस तरह की व्यवस्था बनाएंगे, पार्लियामेंट में कानून लेके आएंगे, एक कमेटी गठित करेंगे और वो कमेटी जो सुझाव देगी उसके हिसाब से एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जैसे हमारी आरपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाती है, केंद्र में यूपीएससी कंडक्ट करवाती है, उस तरह नीट और इन सब जो एंट्रेंस टेस्ट है इनको एनटीए कंडक्ट करवाती है। तो एनटीए में किस तरह सुधार किया जा सकता है उसके लिए कमेटी गठित करेंगे। तो वो कमेटी उन्होंने गठित कर दी है। इंपॉर्टेंट न्यूज हमारे लिए आज की ये है। कमेटी का अध्यक्ष किसको बताया? नंदन नीलेकणी को। कौन है नंदन नीलेकणी? देखिए इन्फोसिस हमारे यहाँ एक कंपनी है जो कि सॉफ्टवेयर और आईटी सेक्टर में काम करती है। इसमें सॉफ्टवेयर एंड आईटी, इसके को फाउंडर है, को फाउंडर यानी कि नारायण मूर्ति के साथ मिलके इन्होंने इन्फोसिस की स्थापना करी थी। बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, बहुत सारे टेक्निकल अचीवमेंट्स हैं इनके, तो आदमी बहुत बढ़िया इन्होंने सेलेक्ट किया है। तो नंदन नीलेकणी को क्या बना दिया? इस टास्क फोर्स का अध्यक्ष बना दिया। अब आप थोड़ा सा समझ लेते हैं कि टास्क फोर्स क्या होती है। बेसिकली एक गठित समिति होती है जो पर्टिकुलर किसी इश्यू पे जांच करने और सुझाव देने के लिए गठित की जाती है। जहां इस मामले में कि नीट के पेपर लीक हुए और एनटीए में किस तरह और परीक्षा प्रणाली में किस तरह के सुझाव जो है आप देंगे हमें जांच करके, जिससे कि आने वाले समय में पेपर लीक जैसी घटनाएं नहीं हो। तो आपको याद रखना है नंदन नीलेकणी कौन है, इसके अध्यक्ष है। चलिए, अब हर कमेटी में आपको पता है अध्यक्ष के साथ मेंबर भी होते हैं। तो तकनीक और डिजिटल सेक्टर से दो लोग हैं, एक तो स्वयं नंदन नीलेकणी और दूसरे हैं वी कामाकोटी। ये दो नाम आपको याद रखने हैं। फिर अंतरिक्ष और विज्ञान से एस सोमनाथ, जो कि इसरो के पूर्व क्या है, अध्यक्ष है, जिनकी अध्यक्षता में चंद्रयान 3 और आदित्य L1 जो मिशन है लॉन्च हुए थे। तो ये तीसरे व्यक्ति हो गए। चौथे व्यक्ति है तपन डेका, आईपीएस है और आईबी के पहले निदेशक भी रहे हुए हैं, यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के। तो ये हो गए अपने चौथे आदमी। और पांचवें हैं अनिता करवाल और छठे हैं अमृतलाल मीणा। ये भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 आई थी उसके क्रियान्वयन से जुड़े हुए लोग रहे, जिनको आइडिया है एजुकेशन फील्ड के बारे में। तो ये टोटल 6 लोग हो गए। इसमें एक अध्यक्ष हो गए, 5 मेंबर हो गए। अध्यक्ष का नाम आपको याद रखना है नंदन नीलेकणी। उसके बाद मेंबर्स में एस सोमनाथ जो इसरो के चेयरमैन, उसके अलावा वी कामाकोटी जो कि डिजिटल सेक्टर से ही है, आईआईटी मद्रास से जुड़े हुए हैं। ये दोनों जो है एआई में, साइबर सुरक्षा में, यूपीआई में, इन सब में एक्सपर्ट है। उसके बाद नाम आता है तपन डेका का, जो कि आईबी के पूर्व निदेशक है, रिटायर्ड आईपीएस है। अनिता कारवाल और अमृतलाल मीणा जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जुड़े हुए हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, हाई पावर्ड कमेटी है, बहुत ज्यादा चर्चा में रही है। तो आपको एग्जाम के हिसाब से इन सारे नामों को याद रखना है। बैकग्राउंड भी आपके समझ में आ गया होगा। अब हमने जब ये कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू हुए थे तब भी हमने बात करी थी कि जैसे जैसे इसके डेवलपमेंट होंगे अपन जो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे, और जब ये समाप्त हो जाएगा फिर टोटल मेडल हम कि गोल्ड कितने जीते हमने, सिल्वर कितने जीते, ब्रॉन्ज कितने जीते, राजस्थान के प्लेयर्स का प्रदर्शन कैसा रहा, इस तरह से अपन इसको सम अप कर लेंगे। स्पोर्ट्स के जो करंट अफेयर्स है मुझे पता है थोड़ी प्रॉब्लम होती है आपको याद करने में, समझने में, लेकिन हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। बिकॉज किसी भी एग्जाम में 2 से 3 जो है स्पोर्ट्स से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि कई बार थोड़े इजी पूछ लिए जाते हैं और कई बार बहुत ज्यादा टफ। तो एक लेवल तक तो हमें मेंटेन करके याद करके चलना ही पड़ेगा। तो मीराबाई चानू ने जो है गोल्ड जीत लिया है।
और गोल्ड भी 3rd टाइम जीत लिया है लगातार। ठीक है, इनकी कैटेगरी है 48 केजी में इन्होंने गोल्ड जीता है। और आपको एक और बात याद होगी कि हमारा जो ध्वज वाहक थे कॉमनवेल्थ में वो भी कौन थे, मीराबाई चानू ही थे, आपको याद आ रहा होगा, राइट। चलिए, उसके बाद मणिपुर के रहने वाले हैं और उनकी जो अचीवमेंट है शानदार है। अब तक कॉमनवेल्थ में 4 मेडल जीते हैं इन्होंने, जिसमें 3 इनके क्या है, गोल्ड मेडल है, राइट। चलिए आगे देखिए, बिंदिया रानी देवी और ऋषिकांत सिंह ने भी, ये भी मणिपुर के रहने वाले हैं और इन दोनों ने भी, एक ने जीता है ब्रॉन्ज और इन्होंने जीता है जो सिल्वर, राइट। तो ये भी इनका अचीवमेंट अपने को थोड़ा सा देख लेना है। थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात ऋषिकेश सिंह के बारे में बात कर लेते हैं। ऋषिकांत सिंह बेसिकली ये जो है फुटबॉलर बनना था इनको, और फुटबॉलर नहीं बन पाए। उसके बाद इनको किसी ने बोला कि साईं जो अकेडमी है वहाँ पे आप जाइए। वहाँ डेली प्रैक्टिस करने के लिए 20 किमी साइकिल चला के जाते थे और 20 किमी ही साइकिल चला के वापस आते थे, यानी पर डे 40 किमी इन्होंने साइकिल चलाया अपने अभ्यास के लिए। फादर इनके जो है वो टैक्सी चलाते थे, तो बहुत ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते थे, फैमिली कंडीशंस वीक थी। ढाबे में काम किया इन्होंने, एटेड हुई, मतलब बहुत सारा संघर्ष इनकी लाइफ में रहा और फाइनली ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है, इन्होंने सिल्वर मेडल जीत लिया है ना। क्या सिखाती है ये कहानी आपको कि अगर आप संघर्ष करते हैं, अगर आप हार नहीं मानते हैं, अगर आपने प्रोसेस में बने रहे, तो वन डे सक्सेस मिलती है। और ऐसे तमाम हजारों उदाहरण आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और एक डेस्टिनी नाम की चीज भी होती है। जिंदगी में कोई भी घटना यूं ही नहीं होती, हर घटना के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, ठीक है। अगर हमारी कैपेसिटी के बाद में कोई भी चीज अपनी लाइफ में हो रही है, तो उसको ये मान के चलना है कि इसमें कुछ अच्छा छिपा हुआ होगा, आज नहीं तो कल इसके फायदे हमें नजर आएंगे, राइट। चलिए अगली जो न्यूज है, आपको पता है 28 जुलाई को क्या था, विश्व हेपेटाइटिस दिवस था। हेपेटाइटिस 2 रोग है जिनमें स्पेशली जो सबसे ज्यादा जिनके बारे में बात होती है वो होती है हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस बी। और इस तरह के हमारे बायो वाले सेक्शन से सवाल पूछ लिए जाते हैं, राइट। तो सबसे पहले जानते हैं हेपेटाइटिस बी के बारे में। देखिए डीएनए वायरस है पहली बात, ठीक है। और हेपेटाइटिस सी जो है आरएनए वायरस है, ये आपको याद रखना है। ये एक्यूट भी है, यानी कि लंबे तीव्र बहुत शॉर्ट टाइम में जो है बीमारी पैदा होती है और बढ़ जाती है। और क्रोनिक भी है, धीरे धीरे भी डेवलप समय के साथ हो सकती है। ये ब्लड से फैलता है, यानी कि इन्फेक्टेड ब्लड आपको चढ़ गया अगर, तो आपको ये बीमारी हो जाएगी या किसी बच्चे को ये बीमारी हो जाएगी। इसका कोई टीका नहीं है, लेकिन दवाओं से पूरी तरह ठीक हो जाता है। इसका 84 डेज का एक कोर्स होता है, अगर आपने प्रॉपर मेडिसिन ली तो ये क्योर हो जाता है। और इसको जो है 2030 तक उन्मूलन का लक्ष्य सरकार ने रखा है। किसने रखा है? केंद्र सरकार ने। इसको काला पीलिया भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? काला पीलिया। ये भी आपको बात याद रखनी है, ठीक है। आगे ये डीएनए वायरस है, ये आरएनए वायरस था, एक बात तो सबसे इंपॉर्टेंट। इसके बाद इसका टीका उपलब्ध है। हेपेटाइटिस बी का क्या है? टीका उपलब्ध है। कैसे फैलता है? माँ से बच्चे में संक्रमण फैल सकता है। इसका भी नाम जो है काला पीलिया है। दोनों का नाम जो है काला पीलिया, इनको उपनाम यानी कि बोला जाता है। अगर समय पे इलाज नहीं मिलता है तो लीवर सिरोसिस या लीवर का कैंसर का रूप भी ले सकता है। आगे फैलता कैसे? देखिए कोई इन्फेक्टेड अगर सिरिंज या ब्लड चढ़ा है तो उससे फैल सकता है। माँ से बच्चे में ट्रांसमिट हो सकता है। अगर कोई संक्रमित चिकित्सा उपकरण जो है उसको अच्छे से स्टरलाइज नहीं किया, वापस उसको डी इन्फेक्टिसाइज नहीं किया है, उससे फैल जाता है। और अनप्रोटेक्ट जो यौन संबंध है उनसे भी हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस बी फैल सकता है, ठीक है। ये दूषित पानी और भोजन से नहीं फैलता, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात, राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें 2030 तक हेपेटाइटिस सी के उन्मूलन का जो लक्ष्य सरकार ने रखा है, जिसके बारे में हमने बात करी। राजस्थान सरकार जो जिला अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे जो है इसके फ्री ट्रीटमेंट की व्यवस्था इन्होंने कर रखी है। एक मिशन लीवर स्माइल भी राजस्थान सरकार ने चलाया हुआ है। किसके लिए? नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर के लिए। नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर का मतलब है कि जो लोग शराब भी नहीं पीते फिर भी उनके लीवर में सूजन है, तो उन लोगों के ट्रीटमेंट के लिए मिशन लीवर स्माइल, यानी कि आपका लीवर स्माइल करे, इस तरह का मिशन इन्होंने चला रखा है। ब्लड बैंक सुरक्षा टारगेट स्क्रीनिंग पे जो प्रयास है वो भी सरकार के। ब्लड बैंक सुरक्षा का मतलब है बेसिकली ब्लड की वजह से फैलता है। तो जो ब्लड बैंक्स है वो ब्लड का कलेक्शन करते टाइम, ब्लड को इश्यू करते टाइम अच्छे से जो है निगरानी रखते हैं, अच्छे से चीज़ों को मैनेज करते हैं,
इन्फेक्शन से दूर रखते हैं ताकि ये बीमारी कम से कम फैले। ठीक है, अगली जो न्यूज़ है ये भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये कवर नहीं होगी, छोटी सी जो है न्यूज़पेपर में न्यूज़ बनी है, बट ये एग्जाम में पूछी जा सकती है। इस तरह के सवाल जो है पहले भी पूछे गए। क्या हुआ है बेसिकली, राजस्थान पुलिस, देखिए राजस्थान पुलिस के बारे में आपको 2-3 बातें बता देता हूँ। पहली बात, पुलिस का कोई भी काम जो है बहुत स्ट्रेस वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाला है। हमें लगता है ठीक है कुछ कमियां हैं, कुछ बुराइयां हैं हमारी पुलिस में, उनके बारे में मैं बात करने नहीं जा रहा हूँ, लेकिन स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। क्या क्या वजह से स्ट्रेस, देखिए उनकी जो वर्किंग आवर्स है यानी काम के जो घंटे हैं वो बहुत अधिक हो जाते हैं। ठीक है, वो फिक्स नहीं है। ठीक है, किसी भी टाइम 24/7 आपको अलर्ट पे रहना है। ठीक है, उसके अलावा जो है कंडीशंस अच्छी नहीं होती, वर्किंग कंडीशन, जैसे कि मान लो कोई ट्रैफिक पुलिस में कोई कांस्टेबल या कोई अधिकारी खड़ा है 4 घंटे के लिए रोड पे, जहां हम 1 मिनट भी नहीं रुका जाता वहां पे वो लगातार खड़े रहते हैं, फिर उसमें भी तरह तरह के लोग मिलते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीजों की वजह से क्या होता है कि मानसिक स्वास्थ्य जो है, मानसिक स्वास्थ्य वो इम्पैक्ट होता है। मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है, इम्पैक्ट होता है। तो इस वजह से राजस्थान पुलिस अकादमी जो आरपीए है जयपुर में, उसने किसके साथ में, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के साथ में, जो कि कहाँ की है, इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी है। क्या नाम है, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर, इसके साथ एक समझौता किया है। क्या कि डेटा तो इसको राजस्थान पुलिस से मिलेगा और ये लोग इस पे रिसर्च करेंगे और देखेंगे आधुनिक शोध करके कि भाई इस स्ट्रेस को कैसे कम किया जा सकता है, जिससे कि पुलिसिंग में और किस तरह के बेहतर सजेशन मिल सकते हैं। पुलिस में जो लोग स्ट्रेसफुल है उनका स्ट्रेस कैसे कम किया जा सकता है, उनको लर्निंग और सर्टिफिकेट कोर्स वगैरह पुलिस वालों को प्रोवाइड किए जाएंगे, ऑनलाइन और ऑफलाइन सेमिनार आयोजित किए जाएंगे, उनके स्ट्रेस का मैनेजमेंट कैसे हो सकता है और पुलिस का वेलफेयर कैसे हो सकता है, इस पे जो है रिसर्च की जाएगी। तो इम्पोर्टेंट, आपसे सिंपल पूछा जा सकता है कि हाल ही में मानसिक स्वास्थ्य के लिए और मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए राजस्थान पुलिस ने किस यूनिवर्सिटी के साथ में समझौता किया। अब आपको हार्वर्ड दे देगा, ऑक्सफोर्ड दे देगा, तीसरे ऑप्शन में मैनचेस्टर दे देगा, तो आपको ये इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। आगे देखिए, जनधन जो योजना है, पीएम जनधन योजना, बहुत इंपॉर्टेंट योजना भारत सरकार लेके आई है। पिछले 15 सालों में अगर कोई मुझसे पर्सनली पूछे कि सबसे बेस्ट इनिशिएटिव कौन सा है, तो वो मैं पीएम जनधन योजना को बताऊंगा। पूछिए मुझसे क्यों। देखिए 2015 से पहले एक सिंपल गांव का व्यक्ति सरकारी बैंक के सामने जाने से भी डरता था और उसके मन में ये बात थी कि ये जो बैंकिंग सिस्टम है ये बड़े लोगों के लिए है, बड़े और प्रभावशाली लोगों के लिए। लेकिन इस सरकार ने इस प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत करोड़ों खाते देश के आम लोगों के खुलवाए और जहां 1990 में सरकार बोलती थी कि हम केंद्र सरकार से 1 रुपये भेजते हैं, 10 पैसे वहां पहुंचते हैं, बाकी 90 पैसे जो है रास्ते में करप्शन से अधिकारी और कर्मचारी खा जाते हैं, लोग खा जाते हैं। इस जनधन योजना से बेसिकली इसमें क्या किया, बैंक अकाउंट ओपन किए 0 बैलेंस पे। इन बैंक अकाउंट को आधार से जोड़ा, आधार के बाद इनको मोबाइल नंबर से कनेक्ट किया। अब जो भी सरकार को कोई किसी योजना के माध्यम से पैसा भेजना है, सीधा इस खाते में आता है व्यक्ति के। तो 1 रुपया भेजा तो पूरा नेट 1 रुपया व्यक्ति तक पहुंचता है। तो इसका एक डेटा आया, डेटे में क्या है, राजस्थान चौथे नंबर पे। देखते हैं किसमें। जनधन जो योजना थी, आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग को औपचारिक फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना इसका प्रमुख उद्देश्य था। वित्त मंत्रालय ने अभी हाल ही में आंकड़े जारी किए और आंकड़ों के अनुसार 3,85,84,000 जो खाते हैं, 3,85,000, ठीक है, 85,84,000 ये खाते राजस्थान में खोले हैं। किसके माध्यम से, जनधन के माध्यम से। ठीक है, राजस्थान में 3,85,000, 85,84,000। साथ में जनधन खातों में राशि जमा कराने के मामले में राजस्थान देश में कौन से स्थान पे है, चौथे स्थान पे है। ठीक है, और इन खातों की वजह से जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो धरातल पे उतरी है, लोगों को सीधा पैसा मिला है। अगस्त 2014 में ये शुरू हुई थी। ठीक है, कुल जनधन खातों में 57% खाते महिलाओं के नाम है, जो कि राष्ट्रीय औसत से 1% ज्यादा है। और औपचारिक बैंकिंग का जो लाभ
लोगों को बढ़ रहा है और लोगों का भरोसा जो सिस्टम में बढ़ रहा है, ये सारी बात। चलिए आगे, हमने बहुत लगातार बात करी है ग्राम सभाओं के बारे में, या यूं कहें पंचायती राज के बारे में, राइट। देखिए, हमने आजादी की लड़ाई किसके लिए लड़ी थी? डेमोक्रेसी के लिए, ठीक है, यानी कि लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या है बेसिकली? कि हमें चॉइस मिले, किस बात की? अपना विकास करने की। किस हिसाब से? अपने हिसाब से, जैसे हम लोग चाहें। लेकिन क्या ये पॉसिबल था आजादी मिलने के बाद भी एक्चुअल में, कि इस तरह से लोग बैठे और डिसाइड करें कि हमें यहाँ पे ये स्कूल बनाना है, हमें यहाँ पे ये सोलर पैनल लगाने हैं? क्या ये पॉसिबल था? आपका जवाब होगा नो, क्योंकि 20 से 30 करोड़ पॉपुलेशन इंडिया की थी उस समय। इतने लोगों को एक साथ, तो हमने बनाई क्या? पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, यानी कि हम कुछ प्रतिनिधियों को चुनेंगे, वो प्रतिनिधि जाके संसद और विधानसभा में हमारी बात रखेंगे। लेकिन इस बात की हमेशा वहां पे डिस्कस किया गया, और हमारे जो नीति निर्देशक तत्व थे उनमें जगह भी दी, क्या? कि ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा। कैसे? कि एक आपका केंद्र स्तर पे क्या हो गया? संसद हो गई आपकी, ठीक है, कानून बनाने के लिए। फिर नीचे राज्य स्तर पे क्या होगी? विधानसभा हो गई। उसके बाद ग्राम स्तर पे क्या होनी चाहिए? ग्राम सभा होनी चाहिए। ये हमारे डीपीएसपी जो थे उनमें प्रावधान किया गया था। और डीपीएसपी का सिंपल मतलब हमने बहुत बार समझाया है कि ऐसे प्रावधान जो स्टेट यानी कि हमारा देश आज प्रोवाइड नहीं कर सकता अपने नागरिकों को, लेकिन आने वाले समय में प्रोवाइड करने का क्या करेगा? प्रयास करेगा। तो 1992 में जाके, 1992 में जाके संविधान संशोधन, कौन सा? 73वां, क्या किया? ये जो ग्राम पंचायतों के स्तर पे, जिसको बोला जाता है ग्रास रूट डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ, सबसे जमीन पे, धरातल पे, जहां लोग इस तरह आपस में बैठ के अपनी गांव, अपनी पंचायत के लिए फैसले ले सके। ठीक है साहब, कानून बना दिया, बहुत बढ़िया से राज्यों ने भी अपने अपने तरीके से कानून बना के लागू कर दिया। लेकिन क्या वाकई में लोग ऐसे बैठ के डिसीजन ले रहे हैं इस पिक्चर की तरह? क्या इस तरह आपका मुखिया, आपका सरपंच सामने बैठ के इस तरह से ग्राम सभा की मीटिंग लेता है? आपका आंसर होगा नो। और हमने कल ही एक रिपोर्ट पढ़ी थी कि एम्पावरमेंट के मामले में तो हम चौथे नंबर पे हैं, चाहे फंड ट्रांसफर करने की बात हो और सारी वित्तीय पावर देने की बात हो, लेकिन जवाबदेही की बात आ जाती है तो राजस्थान कहाँ चला जाता है? 14वें नंबर पे। ये पैराडॉक्स क्यों है? ये असमानता इतनी ज्यादा क्यों है? इसके पीछे रीजंस है। क्या रीजंस है? बहुत सारे रीजंस है, ठीक है। पहली चीज कि 18 से 20%, 18 से 28% उत्तरदाता लोगों से पूछा गया एक रिपोर्ट सर्वे में, उन्होंने कहा कि भाई कोई परिणाम निकलता ही नहीं है, हम लोग अपनी मजदूरी छोड़ के इस तरह जाके ग्राम सभा की बैठक में बैठे। सरपंच साहब तो फॉर्चूनर से आते हैं, ठीक है, उन्होंने पहले ही डिसीजन ले लिया होता है कि क्या करना है, ठीक है। मैं जाके अपने किसी सेक्टर के बारे में मेरी बात सुनी नहीं जाती। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम, इस व्यक्ति को मजदूरी की हानि होती है, इसको डेली मजदूरी, डेली अपने परिवार के पोषण के लिए, जरूरतों के लिए काम करना है, कैसे छोड़े काम? ये दूसरी समस्या। आगे आजीविका वाली बात हमने करी कि इसकी मजदूरी का जो लॉस होगा उसका क्या? फिर वित्तीय स्वायत्ता की कमी, मात्र 4% जो राजस्व हुआ उस पर चर्चा होती है, बाकी 96% पैसा सरकार पहले से डिसाइड कर देती है कि इतना पैसा मनरेगा में लगाना है, ठीक है, इतना इस स्कीम में लगाना है, स्वच्छ भारत में। तो फिर भाई डिस्कशन करें किस बात पे? उतना पैसा भी तो हो डिस्कशन के लिए। आगे जो जनजातीय सेक्टर थे, लेकिन नॉर्मल 1992 में 73वें संशोधन से लागू कर दिया, लेकिन जनजातीय सेक्टर में 1996 में पैसा एक्ट लागू किया और इनको तो और ज्यादा पावर दी गई। लेकिन हमने पहले भी डिस्कस किया था कि वहां की ग्राम सभाओं से पूछा ही नहीं जा रहा,
सीधी सरकारी योजनाओं को मंजूरी दे देती है। तो वहां भी ग्रास रूट लेवल पे कोई डेमोक्रेसी स्टैब्लिश नहीं हुई है। हसदेव अरण्य का छत्तीसगढ़ का उदाहरण दिया जाता है कि इसके जो एरिया वहां पे विकासात्मक गतिविधियां शुरू कर दी, वहां के लोकल ग्राम पंचायत से पूछा ही नहीं गया। प्रॉब्लम का है, प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। उनमें से एक है डिजिटल निगरानी। जो सचिव है पंचायत का, उसका 90% टाइम तो इधर उधर डेटा देने में ही चला जाता है। जैसे स्कूलों में बात की जाती है कि भाई स्कूल वालों से आप पढ़ाई के अलावा सारे काम करवा रहे हो, जनगणना भी उनसे करवा रहे हो, जातिगत जो डेटा है वो भी उनसे ले रहे हो, तो फिर वो पढ़ाएंगे कब? और यही तरह की जो सेम प्रॉब्लम है वो पंचायत सचिव के साथ में आ रही है। क्या कि पंचायत सचिव के पास समय ही नहीं है, 90% टाइम उसका डेटा और जो फॉर्मेलिटीज है वो पूरी करने में ही। फिर कब प्लानिंग करेगा और कब एग्जीक्यूट करेगा लोगों के लिए? यहाँ क्या बोला जा रहा है कि लोकतंत्र का अर्थ हाँ में हाँ कहलवाना नहीं है। ठीक है, अगर सिर्फ स्वीकृति ही दिलवानी है सरकारी योजनाओं की आपको ऊपर से बनवा के, तो फिर कोई फायदा नहीं है। फिर तो इससे अच्छा बंदी कर दीजिए आप इन्हें। ठीक है, तो वास्तविक अधिकार ग्राम सभाओं को देने पड़ेंगे, पहली बात। दूसरी बात, हमारे यहाँ 33% जो आरक्षण है महिलाओं के लिए फिक्स कर दिया। क्या सोच के कि महिलाएं सशक्त होगी। एक आध बड़े एग्जाम्पल जैसे हमने बात करी थी नीरू यादव, इसको क्या बोला जाता है, हॉकी वाली सरपंच। बाकी सब किसी की मदर चुन के आती है, किसी की वाइफ चुन के आती है, और उनके जो हस्बैंड या जो बेटे हैं वही सारे काम करते हैं। ये जो लेडी चुन के आई है या 2 4 10 बार से ज्यादा पंचायत पहुंचती नहीं है पूरे 5 साल में। तो क्या रियल में महिलाओं का एम्पावरमेंट हुआ? नहीं, वो तो आज भी घर के काम ही कर रही है। ठीक है, फिर हमने बात करी राजस्थान में सोशल ऑडिट नहीं है, यानी ये अवेयरनेस ही नहीं है गांव वालों में कि अगर कहीं कोई काम हुआ तो जाके खड़े हो, क्योंकि वो भी उस ग्राम सभा के सदस्य हैं। क्योंकि आधे से ज्यादा सरपंच बाहुबली है, उनके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं होती लोगों की। तो ये तमाम तरह की जो प्रॉब्लम है 73वें संविधान संशोधन के साथ में है। जब भी आप कभी आंसर लिखें तो ये तमाम मुद्दे, सरपंच पति की अवधारणा या फंड्स का जो है डायरेक्ट ऊपर से ट्रांसफर होना, ये तमाम जो मुद्दे हैं जो हमने समझे हैं, ये आप अपने आंसर्स में यूज कर सकते हो। हमने आज सारनाथ स्तंभ के बारे में ये बात करी कि ये 45वां स्तंभ है। ठीक है, प्रैक्सिस मिशन नासा का जो कि लॉन्च होने वाला है। अनाथ सिंह के बारे में हमने बात करी, अनाथ सिंह का शानदार अचीवमेंट। नीलेकणी की अध्यक्षता में, नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में टास्क फोर्स जो है एजुकेशन रिफॉर्म के लिए, स्पेशली नीट लीग के बाद पेपर रिफॉर्म के लिए गठित की गई। मीराबाई चानू का तीसरा गोल्ड। हेपेटाइटिस सी और बी के बारे में हमने बात करी, क्योंकि गत दिवस 28 को हेपेटाइटिस दिवस था। और आरपीए प्लस मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी यानी कि राजस्थान पुलिस एकेडमी और मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के बीच में जो समझौता हुआ उसके बारे में हमने बात करी। ग्राम सभाओं की वास्तविक स्थिति के बारे में बात करी। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ आपके लिए डिस्कशन फायदेमंद रही हो और आप अच्छे से नोट्स बनाते जाइए और रिवीजन करते जाइए। थैंक यू सो मच।